नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी के एग्जाम की, और जब जुडिशरी की बात आती है ना, तो सबसे ज्यादा जुडिशरी आरजेएस, पता नहीं क्या है, आरजेएस का नाम होते सब खुश हो जाते हैं। मुझे लगता है पूरी इंडिया वाले ना आरजेएस के पीछे पड़े हैं। पता है क्यों? क्योंकि आरजेएस में जीके नहीं आता, सबसे बड़ा आराम। क्योंकि हम वकीलों के लिए जीके बड़ी दिक्कत होती है। मेरे सबसे जीके पढ़ना चाहिए। मैंने भी स्टार्ट किया, एक क्रोनोलॉजी आती है, हिंदी में आती है, एक तो वो लाना शुरू कर लो हिंदी मीडियम वाले, और एक लॉ टुडे आती है, वो ले लो, उसमें लॉ का पूरा जीके आता है, उससे फायदा होगा बेटा। अभी शुरू करो आप लोग, ठीक है? मैं कोशिश करूंगी, यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगी अभी थोड़े दिन में इन दोनों किताबों के बारे में, तो वो भी सुनना, पर ले जीके पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, इवन तो गुजरात, ये दिल्ली, सब में जीके आता है और करंट अफेयर्स आते हैं, और हम वकील लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। पर राजस्थान में जीके नहीं आता, इसलिए पूरा इंडिया ऐसे ना वॉच करता रहता है कब आरजेएस आए, हम फॉर्म भरे, तो बड़े कॉम्पिटिटर बढ़ जाते हैं हमारे आरजेएस के, ठीक है? तो सीआरपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंडिया के हायर जुडिशरी, लोअर जुडिशरी, एपीओ, जेलो, एडीपीओ, एडीए, कहीं पर भी चले जाओ आपको सब जगह सीआरपीसी देखने को मिलेगा। सीआरपीसी बहुत लेंथी है, बट जब पढ़ने लगोगे सबसे इजी आपको सीआरपीसी लगेगा। इतना बढ़िया सेक्शन और सब सेक्शन में डिवाइड है, अब इसको आराम से कर सकते हैं। बस ये है कि लेंथी बहुत है, तो कोशिश करेंगे इसको स्किप करें, मतलब पूरा नहीं पढ़ सकते। पूरे पढ़ने बैठ गए तो खराब हो जाएगा। तो हम देखेंगे कुछ ऐसे सेक्शन है जो सिर्फ काम के दिख नहीं रहे, तो बस उसका सेक्शन पढ़ के रीडिंग करके छोड़ देंगे। ऐसा क्यों बोला? बाकी सब्जेक्ट में तो नहीं बोला मैंने ऐसा। रीजन, कई बार ओवरलैपिंग हानिकारक हो जाती है, इसलिए हमें उस चीज कुछ चीजें स्किप भी करनी पड़ेगी, ठीक है? आइए हम बात करते हैं सीआरपीसी की। सीआरपीसी कैसा लॉ है? तो हमने पहले भी चर्चा की थी, सीआरपीसी एक प्रोसीजर लॉ है। कैसा लॉ है? सीआरपीसी एक प्रोसीजर लॉ है। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रक्रियात्मक विधि है, प्रक्रियात्मक विधि है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो भी बंदा आईपीसी में ऑफेंस करता है तो उसके लिए सजा देना, सजा का प्रोसीजर करवाना। और इसका क्या काम है? पता है इसका और क्या काम है? ये आईपीसी करेगा सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग और सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ क्रिमिनल माइनर एक्ट होते हैं, जैसे एग्जांपल देती हूं मैं आपको, आईटी एक्ट, जेजे एक्ट, पोक्सो, SC ST, टक 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 टक, बहुत सारे एक्ट है बेटा, ये बहुत है, अनलिमिटेड है। लेकिन कुछ नाम लिखती हूँ, जैसे अगर मैं बात करूँ एडीजे की, तो वहाँ पे आईटी भी आता है, SC ST भी आता है, एक एनडीपीएस भी आता है, ठीक है? इसलिए ये नाम लिख लेती हूँ। तो कुछ की बात करूँ मैं, जेजे एक्ट, लोअर जुडिशरी में आता पोक्सो, अब तो एमपी में भी इन दोनों को जोड़ दिया, राजस्थान में पहले से ये है। तो इनका जो प्रोसीजर है ना, वो भी सीआरपीसी से गवर्न होता है। इनका जो प्रोसीजर है वो भी सीआरपीसी से गवर्न होता है। तो सीआरपीसी क्या करता है? तो सीआरपीसी आईपीसी और अदर लॉ के अंदर जो है उनको देता है। तो वहां पे उन्होंने लिखा है कि यदि तुम नार्कोटिक ड्रग्स यानी तुम अफीम लेके जाओगे तो तुम्हें इतनी इतनी सजा मिलेगी। फिर वो सजा का प्रोविजन कैसा रहेगा, वो अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी फॉलो किया जाएगा। जज होंगे तो वैसे एनडीपीएस में स्पेशल कोर्ट दिए हुए, पर उनकी ट्रायल सीआरपीसी होगी। ठीक वैसे आईपीसी में तुम राम का मर्डर करोगे तो मर्डर कर दिया, मर्डर के लिए तुम्हें सजा दे दी, पर वो सजा तुम्हें देगा कौन, जज कहाँ मिलेंगे, वो सब सीआरपीसी में। इसका मतलब क्या? प्रोसीजर का काम करता है, तो इसको बोलते हैं प्रोसीजर लॉ। तो प्री का सवाल आता है कि सीआरपीसी कैसा लॉ है? प्रोसीजर लॉ है। आईपीसी कैसा लॉ है? सब्सटेंटिव लॉ है। एविडेंस कैसा लॉ है? प्रोसीजर लॉ है। सीपीसी कैसा है? प्रोसीजर लॉ है। लिमिटेशन कैसा है? प्रोसीजर लॉ है। एसआरए कैसा? प्रोसीजर। तो आपके जितने सब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कितने प्रोसीजर लॉ है। तो आइए देखते हैं, आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं, आप जज बनने जा रहे हैं, आपके पास कितने प्रोसीजर लॉ है। तो ये दो कैटेगरी है, एक सिविल नेचर में प्रोसीजर और एक क्रिमिनल के अंदर प्रोसीजर, ठीक है? सिविल में जो है वो कौन कौन से बेटा? सीपीसी है आपके, और कौन सा है? इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि दोनों में आता है। इंडियन एविडेंस एक्ट को शॉर्टकट में मैं IEA लिखती हूँ, ठीक है? जैसे सीपीसी वैसे IEA। फिर कौन सा इसके अंदर? SRA है। फिर कौन सा इसके अंदर? लिमिटेशन। यानी जब आप सिविल पढ़ते हैं तो सिविल में आपके पास 4 प्रोसीजर है, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, SRA, लिमिटेशन, क्योंकि सीपीसी में भी तो सबूत देने पड़ते हैं। वैसे सीआरपीसी में 2 हैं आपके पास, क्रिमिनल में सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ठीक है? तो इतने सारे आपके पास प्रोसीजर लॉ है।
तो एविडेंस बड़ी गजब की है, दोनों में काम आती है। इसलिए एविडेंस एक्ट के ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जो सिर्फ सिविल नेचर पे काम आते, क्रिमिनल से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब एक काम कीजिए, आपका छोटा सा होमवर्क देखते हैं। इन सब के आगे ईयर लिख दीजिए, जैसे कि मान लीजिए इसका ईयर है 1872। ठीक है, अब बाकी के ईयर लिखो, मैच करते हैं आपको कितना नॉलेज है। भाई एक्ट के नाम मैंने लिख दी, ईयर आप लिख दो इसमें, अभी पता चल जाएगा कि आपको कितने ईयर पता है, कितने ईयर आपको पता है। लिख दिए, मैच करें, आ जाओ देखते हैं अशोक ने कितने सही लिखे हैं। ये 1908 है, ये 1963 है, ये भी 1963 है और ये 1973 है। हाथ खड़े करो, कितने बच्चों के सारे सही थे। पूजा का हाथ खड़ा, पूजा, पूनम, उपासना, महेंद्र, अशोक वेरी गुड, सीमा, सीमा का नहीं अपनी, अच्छा अभी अपनी क्लास में 2 सीमा हो गई ना, ठीक है, एक का हाथ खड़ा एक का नहीं। शैली तेरे क्यों नहीं सही हुए? वो तो पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, ये अपनी मतलब बेसिक नॉलेज है हमारा, और एटलीस्ट जो आपका सब्जेक्ट है, आपका कोर्स है, वो तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। इतना देखो, कॉन्फिडेंट बनाने के, मुझे मेरा सिलेबस पता है, मुझे मेरे सिलेबस के ये सेक्शन पता है, मुझे पूरे सीआरपीसी के सेक्शन 1 से 484 आधे घंटे में टक 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 पूरा लिख सकता हूँ। ये पहला कॉन्फिडेंट होता है जिंदगी का, ये कर लो तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ प्री का एग्जाम सेक्शन बेस होते हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हो। कभी कभी नहीं होते, कई बार तो पूरा सेक्शन बेस से आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो सीआरपीसी का पहला प्री का क्वेश्चन, सीआरपीसी एक प्रोसीजर लॉ है, और किसका प्रोसीजर लॉ है? क्रिमिनल का प्रोसीजर लॉ है। ठीक है, अब सीआरपीसी कब आया, कैसा है, इन सब पे चर्चा करेंगे। पहले चैप्टराइजेशन कर लेते हैं, ताकि उसके बाद वाले में अपन बाकी सब चीजें करेंगे। आ जाओ, सीआरपीसी का चैप्टराइजेशन। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। अब देखो बना कब था भाई साहब? 1973 में। सिग्नेचर ही 1974 में हुआ। अब नाम दे दिया, हटा नहीं सकते, तो एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 है, तो इस पे सिग्नेचर भी 1974 में हुआ। कब हुआ? 25 जनवरी 1974 को। फिर ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1974 को। यू नो 1 अप्रैल, अप्रैल फुल बनाया, हमको मजा आया। तुम पूरी सीआरपीसी पढ़ लेना बेटा उपासना, तो पूरी सीआरपीसी पढ़ के तू कहेगी मैडम इस सीआरपीसी में अभियुक्त को, अक्यूज्ड को बचाने की सारी चीजें हैं, विक्टिम को जस्टिस दिलाने का तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो होना ही था, बिकॉज आया कब था? 1 अप्रैल। मैं तो आया अप्रैल फुल बनाने हूं, तो इस अप्रैल फुल को फिर ठीक किया होगा। देखते हैं 2024 में क्या नया आता है। ठीक है, हाँ जी, तो आइए सबसे पहले चैप्टर नंबर 37। ठीक है, सुन लीजिए, पहले कहानी सुनते, याद समझते हैं कि कानून की ड्राफ्टिंग कैसे होती है। जैसे आपको पता है, कानून बिल्कुल वैसे ही ड्राफ्ट होता है जैसा आपका घर। आपके घर के अंदर बेटा आपने एक प्लॉट खरीदा प्लॉट, फिर आप उस प्लॉट का एक नक्शा बनाते हो कि मैं यहाँ से एंट्री होगी, यहाँ मेरे घर में लॉबी होगी, यहाँ एक कमरा होगा ड्राइंग रूम, यहाँ दूसरा कमरा होगा, यहाँ हमारी किचन होगी, ये डाइनिंग हॉल होगा, ये बाहर पीछे वाली बालकनी होगी, और ये एक और रूम होगा, है ना। बिल्कुल ड्राफ्टिंग कानून की भी उसी वे में की हुई है, और फिर जब कुछ नया आता है तो बीच में ऐड हो जाता है ना। तो अब देख आप खुद कहोगे अरे मैडम बड़ा सुंदर ड्राफ्ट किया हुआ है हमारा कानून। तो इसके पास टोटल चैप्टर 37 है। अगर मान लो मैं नया सीआरपीसी पढ़ाती तो उसको मैं सीआरपीसी नहीं बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी? BNSS, और ये है सीआरपीसी, तो इसका मतलब पुराना पढ़ा रही हूँ। ठीक है, टोटल 37 चैप्टर है, टोटल 484 सेक्शन है। इसके अंदर 2 शेड्यूल दी गई है, और सरप्राइज पता है क्या? उस शेड्यूल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं ना, 6 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, उन 6 कॉलम के नाम भी याद करने पड़ते हैं। नंबर 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, 4 पे क्या। क्यों? एग्जाम में पूछ लेते हैं कॉलम नंबर 5 किससे रिलेटेड है, कॉलम नंबर 6 किससे। अब बच्चे बेचारे इतना पढ़ के जाते हैं, रट के जाते हैं, यही नहीं पता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, कॉलम पूछ लेते हैं। जे लोग एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए भैया छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। हम पता क्या करते, गहराई में चले जाते हैं, कॉन्सेप्ट शानदार रट लेते हैं, केस लॉस, बड़े बड़े केसेस, और हम यही भूल जाते हैं सेक्शन 4 क्या है।
और एग्जाम में सवाल आता है सेक्शन 4, फिर गुस्सा आता है। ये कोई पैटर्न था कि कोई लेवल था कि जुडिशरी का जज बना रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं? अरे पूछा तो तुझे बैरक में से है ना, इट्स योर फॉल्ट कि तुम सेक्शन 4 नहीं पढ़ के गए। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जुडिशरी पे गुली, पैटर्न है क्या? जज बना रहे हो क्या? वो कहते हैं हम तो जज ही बना रहे, तुम्हें बनना है कि नहीं तुम डिसाइड कर लो, ठीक है। तो 37 चैप्टर, 484 सेक्शन, 2 शेड्यूल, एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में कब से है? 31 अक्टूबर 2019, तीसरा एक्ट है, यही डेट है। फिर मैं आया अप्रैल फुल बनाया, ये डेट हमेशा याद रहेगी। 1 अप्रैल 1974 को ये कमेंसमेंट हुआ और डेट भी इसकी अच्छी है, 25 जनवरी, अभी अभी गई है पिछले महीने, 25 जनवरी 1975 को हुआ। और 25 जनवरी को मेरे पापा जी का जन्मदिन आता, तो बड़ा याद भी हो जाता मुझे तो ये, ठीक है। तो 25 जनवरी 1974 को इस पे सिग्नेचर हुए थे। अब आया सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, कहता प्रीलिमिनरी। एविडेंस का चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, सीपीसी का स्टार्टिंग प्रीलिमिनरी, कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग प्रीलिमिनरी, टीपी का चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, एसआरए का चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, लिमिटेशन का सब प्रीलिमिनरी होता है। एक आईपीसी का इंट्रोडक्शन है। प्रीलिमिनरी का मतलब ये होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी डेफिनेशन क्या है, मेरे पास क्या क्या है। ये प्रीलिमिनरी बताता है बेलेबल क्या होता है, नॉन बेलेबल क्या होता है, कॉग्निजेबल क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, इंक्वायरी क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, बट कंप्लेंट क्या होता है। पर ये नहीं बताता है एफआईआर क्या होती है, ये नहीं बताता है ट्रायल क्या होती है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब सीआरपीसी की डेफिनेशन में एफआईआर डिफाइन ही नहीं है, सीआरपीसी के डेफिनेशन क्लोज में ट्रायल डिफाइन ही नहीं है। अब देखो हो गए प्री का सवाल क्लियर। अब आप बता सकते हो सीआरपीसी में डेफिनेशन में एफआईआर है ही नहीं, वहां पे ट्रायल भी नहीं है, ठीक है, कंपाउंडेबल भी नहीं है, नॉन कंपाउंडेबल। अब आप कॉलेज आए हो ग्रेजुएशन करके 3 इयर्स में या 12 पास करके, अब आपने क्या घर में बोला पापा मैटर अवेलेबल है कि नहीं, तो ये सब इंट्रोडक्शन में सिखाया जाता है, ये सब प्रीलिमिनरी सिखाता है, ठीक है। तो आप यहाँ आए 1 to 5 हमने बता दिया मेरे पास क्या क्या कानून है। फिर दूसरे में अब हम पढ़ रहे हैं सीआरपीसी, तो हमें क्या चाहिए, कोर्ट। भाई सीआरपीसी का मतलब कोर्ट, ठोका ठोकी, मारा पीटी, चोरी चकारी सब आईपीसी में करके आ गए, अब कोर्ट जाना पड़ेगा। ये आए कोर्ट, कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे उनका ऑफिस, क्योंकि कोर्ट में तो जज साहब बैठ गए, लेकिन जज साहब के पीछे काम करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, वो होते हैं उनके ऑफिसर्स। कहाँ से कहाँ तक, 6 to 25A। अब इसमें कोर्ट पढ़ेंगे हम, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, साथ में सीजीएम है, एसीजीएम है, एडीजे है, डीजे, सब चीजें पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। देन आए चैप्टर 3, कोर्ट आ गई। अब कोर्ट आके बैठ गई, तो कोर्ट को काम करने के लिए क्या देनी पड़ेगी, शक्तियां, पावर। जो हम पहले पावर बोलते थे ना, वो पावर हो गई, तो कोर्ट को हम इंग्लिश वाले पावर ऑफ कोर्ट्स दे देंगे, क्योंकि पावर का मतलब तो इलेक्ट्रिसिटी पावर होती है, हमने तो शुरू से पावर ही बोला, प्रेसिडेंट की पावर, अब हम बोलते प्रेसिडेंट की पावर। तो आ गई तुम्हारी पावर 26 से 35। अब जज साहब को पावर दे दी, तो जज साहब क्या सड़कों पे जाके काम करेंगे क्या, नहीं, सड़कों पे काम कौन करेगी, पुलिस। तो बुलाए सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को, चैप्टर 4 में आपका पावर ऑफ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर भी आ गया, कोर्ट भी आएगा, ऑफिसर भी आ गया। अब ये क्या भोलेनाथ की तरह अंतर्यामी है कि भोलेनाथ आग बंद करते हैं, विष्णु भगवान कुछ कहते हैं उनको सुनाई दे देता है, विष्णु भगवान आग बंद करते हैं, भोलेनाथ कुछ कहता है सुनाई दे देता है। ये हमारे विष्णु भगवान भोलेनाथ थोड़ी है, इनको बताना पड़ता है ऑफेंस हुआ तो आया एड टू मजिस्ट्रेट और पुलिस। हम जनता क्या करेंगे, इनको जाके ऐड करेंगे, मदद करेंगे, तब जाके ये लोग काम करेंगे, ठीक है। बाकी इनको नॉलेज नहीं है काम कैसे करना है, क्योंकि अंतर्यामी नहीं है, तो हम मजिस्ट्रेट हम जाएंगे। और इंडिया की पुलिस कब आती है, मैंने कुछ नहीं कहा, महक ने कहा जब कांड हो जाता है फिर पुलिस आती है, पहले नहीं आती हमारी, ठीक है। तो हम मजिस्ट्रेट, हम जनता कहेंगे तभी आएगी, बेचारी कैसे आएगी। तो पहले प्रीलिमिनरी आया, फिर कोर्ट लाया, फिर पार दी, फिर पुलिस को बुलाया। पुलिस आते ही क्या करती है, अरेस्ट, 41 से 60A अरेस्ट कर दिए, फिर अरेस्ट करने के बाद बेल पे छोड़ देती है, यानी 5 के साथ हमेशा चैप्टर चलता है हमारा 33, क्योंकि हमें आपको छोड़ना पड़ेगा ना वापस, तो छोड़ देते हैं। फिर छोड़ने के बाद दोबारा बुलाते हैं, फोन करते हैं, ए आना तो, जैसा बुला रहे, नहीं, समन भेजते हैं। तो प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, क्या वर्ड यूज किया, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, हाजिर होने के लिए आदेशिकाएं। वो 4 तरह की होती है, मैं आपको समन भेजूंगी, समन पे नहीं आएंगे तो वारंट भेजूंगी, तुम फरार हो जाओगे तो प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर कर दूंगी, ठीक है, और फिर जनरल प्रोविजन दे दूंगी 61 से 90 तक, ठीक है। ये तो थी तुम्हारे लिए। अब तुमने चाकू से वार किया, रामपुरी चाकू से मारा, AK-47 से मारा, डॉक्यूमेंट में हेरा फेरी कर ली, इन सबको लाना है। तो मनुष्य को बुलाते तो बोलते हैं अपीयर, आइए अपीयर हो जाइए, और चीजों को ले जाता है तो बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ थिंग्स, चीजों को पेश करना।
तो चैप्टर 7 कहता है द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, चीजों को पेश करना 91 से 105 तक। अब याद रखना, चाहे मनुष्य हो चाहे थिंग्स हो, दोनों के लिए समन जारी होता है। मनुष्य को बुलाने के लिए या तेरे पास चीज पड़ी, समन भेजेंगे चीज लेकर आ। अब दूसरा, मनुष्य के लिए पकड़ने के लिए वारंट होता है, लेकिन चीजों को कैसे, तो सर्च करना होता है, उसको ढूंढने के लिए तो सर्च वारंट होता है। तो मनुष्य को पकड़ने के लिए वारंट होता है वारंट, और चीजों के लिए आएगा सर्च वारंट। ठीक है, तो यहाँ पे वारंट पढ़ेंगे, सर्च वारंट पढ़ेंगे, देन यहाँ पे प्रोक्लेमेशन, तुम भाग जाओगे, हम तुम्हें प्रोक्लेम ऑफ इंटेंट डिक्लेयर कर देंगे। प्रोक्लेम ऑफ इंटेंट डिक्लेयर करने से क्या फायदा होता है पता है आपको? क्या फायदा होता है? फिर तुम्हें प्राइवेट व्यक्ति भी अरेस्ट कर सकता है। क्या फायदा है? फिर तुम्हें कोई भी अरेस्ट कर सकता है, पुलिस की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, फिर जनरल प्रोविजन पढ़ेंगे, कहां से कहां तक? 91 से 105। फिर एक नया चैप्टर जुड़ गया 7A, तुम ऑफेंस करके आउट ऑफ इंडिया भाग गए तो मुझे तुझे आउट ऑफ इंडिया से बुलाना पड़ेगा, फिर उस आउट ऑफ इंडिया के साथ मुझे कुछ न कुछ रिश्ता बनाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स। क्या बोलेंगे? व्यतिकारी व्यवस्था करेंगे। ये रेसिप्रोकल सिविल में भी है, क्रिमिनल में भी है। अब हमें पूनम बताएगी। पूनम, ये व्यतिकारी राज्य क्षेत्र सीपीसी में कहां पढ़ा था अपन ने? A। तो जल्दी से ऑब्लिक करके लिख दो अपने बैरक में 7A के साथ CPC 44A। तो CPC में भी है और यहां पर भी है, दोनों जगह पे है। ठीक है, और देन आता है आपके पास, अब 7A बीच में जुड़ा हुआ ना, ABCD आती मैं हमेशा सिखाती हूं कि जब कोई चीज बीच में जुड़ती है तो उसकी सेक्शन भी बीच में आते हैं, तो आपके पास आया बीच में इसका सेक्शन। ठीक है, और ये कहां से कहां तक है, कब जोड़ा? लिखो 1993 में, यही आपका प्री का सवाल है, लिखो ये जोड़ा गया 1993 में। तो ये प्री का सवाल है कि चैप्टर नंबर 7A कब जोड़ा? 1993 में। ठीक है, तो चैप्टर 1 आया मैं प्रिलिमिनरी हूं, 2 आया कोर्ट को लाया, 3 आया पावर दी, 4 आया पुलिस को बुलाया, 5 आया अरेस्ट किया, 6 में आपको कंपेल किया, 7 में प्रोटेक्शन 3 किया, 7A में रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के बाहर से पकड़ के लाया। अब आप आ गए जज साहब के सामने, जज साहब कहेंगे पे सिक्योरिटी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी, पे करेंगे गुड बिहेवियर और पीस के लिए। तो चैप्टर 8 कहता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर। मानो बेटा आप क्लास में कोई बदमाशी करते हो, बदमाशी करते हो तो मैं क्या करूंगी? आपको डांटूंगी, फिर क्या दूंगी? अगली बार ऐसा नहीं करेगा, कहती हूँ नहीं? सेम कोड भी यही कहता है, अगली बार ऐसा ना करना। तो उसके लिए सिक्योरिटी लेते हैं, तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द गुड पीस एंड गुड बिहेवियर। हिंदी में बोलते परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। 106 से 124 याद कैसे? क्या 6 चौके 24 याद हो गया, 106 से 124। फिर मैंने तुझे घर भेजा, तो मैंने घर जाएगा तो गुस्सा किस पे निकालता आदमी? अपने घर वालों पे। तो जज साहब ने कहा एक घर जा रहा है, अपने घर में बड़ों को ना मेंटेनेंस करना, अपनी पत्नी का अपने बच्चों का, तो ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस 125 से 128। अब बेचारा थका हारा घर गया। ठीक है, ध्यान से सुना। अभियुक्त को यहाँ पकड़ा, घर गया, गुस्सा तो आया हुआ था, उसको आज जेल पकड़ के ले गए। घर जाते उसकी लुगाई ने कहा आपकी माँ ने ऐसा कर दिया, आपके पिताजी ने ऐसा कर दिया। उसको गुस्सा तो आया हुआ था, उसने लेके पत्नी को थप्पड़ मार दिया। वो पत्नी रोने लग गई, टक 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 टक। भाई उसकी क्या गलती थी बेचारे की? पर गुस्सा तो घर वालों पे निकलता है ना, दूसरों पे थोड़ी निकलता, पड़ोसियों पे निकाल सकते हो क्या? नहीं। पत्नी रोने लग गई तो उसको थोड़ा गिल्ट, अपन ठोकने के बाद फील होता है अपन ने क्या कर दिया, तो उसको गिल्ट फील हुआ। उसने कहा भाग्यवान, हाथ उसी पे उठता है जिससे हम प्यार करते हैं। उसकी पत्नी ने जल्दी से आंसू पहुंचे और खींच के 2 थप्पड़ मार दिया। बोला पति देव जी आपको क्या लगता है मैं आपसे कम प्यार करती हूँ क्या? तो उसने अपने प्यार को साबित करने के लिए 2 टिका दिया। तो ऐसा करना मत पूजा तू कभी भी, ठीक है ना? पता चले तू ज्यादा प्यार दिखाने के लिए 4 टिका दी तूने, ऐसे गिलेपन करना मत। ठीक है, तो उसको बोला घर जाके मेंटेनेंस करना घर वालों का 125 से 128, और मेंटेनेंस करेगा पब्लिक ऑर्डर को। अब तुम फिर से तुम ऑफेंस नहीं करोगे तो पब्लिक ऑर्डर को तुम मेंटेनेंस करोगे और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को बनाए रखोगे। आइए ना, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, प्रशांति। और ये ट्रैंक्विलिटी का पार्ट कहां पढ़ा अपने? आईपीसी के चैप्टर नंबर 8 में। आया याद? थोड़ी देर पहले पढ़ गए ना अनलॉफुल असेंबली वाला, उसमें भी तो यही तो थी, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ये देखो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी 129 से 148। वहां पे मैंने ना भूल में 128 कर दिया था उस वीडियो में, वो आप 129 डीम्ड करना। ठीक है, देन मेंटेनेंस किया, फिर आया 11। अब देखो मैंने आपको प्रीलिमिनरी दिया, मैं कोर्ट को लेकर आई, पार दी, पुलिस को बुलाया, अरेस्ट कराया, आपको कंपेल किया, प्रोटेक्शन ऑफ थिंग्स कराया, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स किए, घर वालों का मेंटेनेंस कराया, पब्लिक ऑर्डर दिया, सब कुछ किया।
अब इन सबको ध्यान कौन रखेगा? पुलिस। तो क्या कहता है चैप्टर 11? प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। अब पुलिस निवारक कार्य करेगी, आप लोगों को ध्यान रखेगी 149 से 153। यहाँ पे सीआरपीसी का एक पार्ट खत्म होता है। तो मैंने सीआरपीसी को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है अपने पढ़ने के लिए। और क्या डिवाइड कर रखा है मैंने? पहला पार्ट मैंने कर रखा है 1 से 153, दूसरा 154 से 352 और तीसरा 353 से 484। अब जब भी आपके पास समय हो, पहले दिन ये पढ़ो, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, फिक्स कर लो कि भाई मुझे आज ये पढ़ना है, इसके सेक्शन लिखने हैं। क्योंकि तो एक दिन में 484 तो नहीं कर पाओगे, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, पर नए में इतना तो कर सकते हो। जो लाइब्रेरी जाते हैं बच्चे, वहां बैठ के इतना काम तो करो, खुद को कॉन्फिडेंट तो बढ़ाओ कम से कम। हाँ जी, फिर आता अपने पास चैप्टर 12। और फाइनली पुलिस बेचारी प्रिवेंट करते, उसके बावजूद भी इस रोहित ने मेरा मोबाइल चोरी किया। इतना होने के बाद भी तो मैं क्या करूंगी? मैं पुलिस को इन्फॉर्मेशन दूंगी और पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेशन। तो चैप्टर 12 इन्फॉर्मेशन टू पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशन शुरू। पुलिस को सूचना दी, उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। कहां से कहां तक किया? 154 से 176। अब पुलिस ने इसको पकड़ लिया भाटी भवन से। राम ने चोरी की, राम को भाटी भवन से पकड़ लिया। जुडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स। अब वो ढूंढेगा कि भाटी भवन कौन से कोर्ट में लगता है, उसका जुरिस्डिक्शन ढूंढेगा 177 से 181। क्योंकि आप कोर्ट जाना बेटा, कोर्ट में आप देखोगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कोर्ट नंबर 1, कोर्ट 2, 3, 4, एक ही कैटेगरी के 10-10 कोर्ट होते हैं, तो उसका अपना अपना जुडिक्शन होता है, तो ढूंढना पड़ेगा ना आपका कहाँ जाएगा। तो 177 से 189 जुडिक्शन ढूंढा। ढूंढने के बाद फिर हम क्या करेंगे? कंडीशन पूरी करेंगे। तो जब भी जज साहब के सामने लेके जाते हैं तो जज साहब कहते हैं मेरे पास आने से पहले कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग। क्यों? होता क्या, पुलिस तो पुलिस होती है ना, वकील थोड़ी होती बेचारी। अब हमारे पास 2 तरह के मैटर होते हैं बेटा, एक होता है कॉग्निजेबल, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। जो कॉग्निजेबल मैटर होता है उसमें होती है एफआईआर दर्ज, और जो नॉन कॉग्निजेबल है उसमें नहीं होती, एक संज्ञेय एक असंज्ञेय। असंज्ञेय मामले में तो अपनी एफआईआर दर्ज होती नहीं है। अब पुलिस को बेचारे को क्या पता, ये क्या, तो वकील थोड़ी ना है, तो कहीं पुलिस उल्टा कर देता, नॉन कॉग्निजेबल में भी एफआईआर लिख देता है। तो कोर्ट कहता है मेरे पास आने से पहले सब चीजें देख के आना कि इसमें एफआईआर होगी या कंप्लेंट होगी। इसको बोलते हैं कंडीशन रिक्विजिट 190 से 199। याद करना बताओ, देखो ये 190 है, इस पर एक टुचकना लगा दो, 199 बन जाएगा। क्योंकि देखो सारी चीजें एकदम से याद नहीं होती, समय लगता, मुझे समय लगा, सब कुछ याद है, तो आपको धीरे ट्रिक से याद करना है, फिर धीरे सब याद हो जाएगा। ठीक है, देन आया आपके पास 15। फाइनली कोर्ट ने, आपने कंडीशन रिक्विजिट कंप्लीट की, कोर्ट अपना कमेंसमेंट शुरू, आप कंप्लेंट करोगे तो कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। फाइनली आपने मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर दी 200 से 203 और मजिस्ट्रेट उस पर प्रोसीडिंग शुरू करेगा। तो कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग 204 से 210 तक। जैसे कमेंसमेंट शुरू होता है सबसे पहले 17 पे खतरा, या 17 पे खतरा चार्ज। मेरी शादी हुई 2017 में, तो शादी भी क्या है? खतरा। 2017 में हुई थी मेरी शादी, 16 फरवरी 2017। 16-17 कैसे याद है? शादी कब हुई? 16-17, मतलब 16 तारीख 17 को 2 लोगों की, 16 तारीख को 2 लोगों की 17 में शादी हुई, तो 16-2-17 याद हो गई। तो ये आया 17 चार्ज, 17 पे खतरा याद हो गया। 211 से 224। तो जैसे ही खतरा आया तो सबसे पहले होती सेशन ट्रायल 225 से 237। एक बार मैंने ऐसे याद किया कि शादी तय हो गई, खतरा, फिर सेशन ट्रायल एक होती है, तो वेडिंग सूट एक आता है शादी वाले दिन, ठीक है ना सीमा, वेडिंग सूट एक ही होता है, तो सेशन ट्रायल एक होती है। फिर वारंट ट्रायल 2 तरह की होती है, पुलिस रिपोर्ट, अदर देन पुलिस रिपोर्ट। तो अपन प्री रिसेप्शन पे भी एक लहंगा चुन्नी पहनते हैं और पोस्ट रिसेप्शन पे भी पहनते हैं, तो वो अपने 2 होते हैं ना सीमा। तो 2 वारंट ट्रायल, तो मैंने से याद किया कि 2 वारंट ट्रायल 2 सूट, एक शादी के पहले वाले दिन रिसेप्शन का, एक शादी के बाद वाला। फिर आता समन ट्रायल, पोस्ट साइड ड्रेसेस, ठीक है, और फिर समरी ट्रायल नाइट सूट कर ली लो, समरी है छोटे छोटे कपड़े, खत्म। ऐसे करके मैंने पहली बार जब सीआरपीसी याद की मैंने ऐसे याद की थी, अब तो अलग है। तो चार्ज लगा, चार्ज पे सेशन ट्रायल शुरू हुई, सेशन के बाद वारंट, वारंट के बाद आई समन, और समन के बाद आई समरी ट्रायल, खत्म हो गई। फिर जब ट्रायल शुरू होती है तो आप जज साहब से माफी मांगते हो, सर गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा। तो जो माफी का प्रोसेस है उसको बोलते हैं बार्गेनिंग करना, और बार्गेनिंग महिलाओं से अच्छी कोई कर ही नहीं सकता। कैसे बताती हूँ। ये पूनम जा रही थी, आज सब्जी वाला खड़ा था, बड़े सुंदर उसके पास एप्पल थी। उसने कहा भैया क्या भाव है? उसने कहा मैडम 80 रुपए किलो है। उसने कहा 60 में दे दो। उसने कहा नहीं आएगा, कि दे दो भैया, दे दिया। अब उसने ले तो ली, मन में सोचे यार 50 कह देती तो ठीक रहता, मतलब ये प्रॉब्लम है, वो कम कर दे तो अपनी टेंशन है यार, इससे ज्यादा 50 ही कह देती, ठीक है। तो ऐसे एक दिन क्या हुआ, एक ठेला वाला जा रहा था, अशोक उसके पास खड़ा था, तो एक महिला आई, सामान लेके गई, उसने उधार दे दिया,
उसने लिख लिया। दूसरी में लाई, सामान दिया, फिर उसने उधार दिया, लिख लिया। ऐसे करके अशोक खड़ा था, आधे घंटे में 25 महिला आके गई और 25 को उसने उधार दिया, लिख लिया। अशोक के तूने एक का भी नाम नहीं पूछे, तुझे 25 महिलाओं के नाम याद है क्या? तो अशोक ने लिखे, उसका डायरी उठाई तो उसमें लिखा था मोटी वाली, काली वाली, पतली वाली, लंबे बाल वाली, लिपस्टिक वाली, सुमड़ी, लड़ाकू। अशोक के ओके, या नाम नहीं कुछ और ही होता है, ये ऐसे याद रखते हैं। हाँ तो कुछ औरतें होती है ना रोज पैसे कम कराती है, वो सब जिला पहले ही देख लेते हैं, आप या कम कराई, जो 20 से पहले से 30 बताती है और वो खुश होती है कि ये 10 रुपए कम करा, अरे गेले 20 ही थे, वो तेरे को देख के 30 कर दिए थे। तो ये है हमारी बार्गेनिंग। इसलिए वो दुकान जाओ जब बार्गेनिंग नहीं, टैग फिक्स होता है, क्योंकि नुकसान होता है, उल्टा बार्गेनिंग में ज्यादा नुकसान होता है, मेरा ये मानना है। और जी और दुखता पूरे टाइम, 10 रुपए और कम करा लेती तो ये है तुम्हारी प्ली बार्गेनिंग। 265A से L तक कब जोड़ा? 2006 में। ये प्री का सवाल है कि प्ली बार्गेनिंग को कब जोड़ा गया? 2006 में जोड़ा गया। ठीक है, चश्मा खरीद ले उपासना बेटा, अब तू, अब समय आ गया तेरे को चश्मा खरीदने का। ऐसे से देखती है। देन प्ली बार्गेनिंग हुई, मैंने तुझे माफ नहीं किया, जज साहब ने माफ नहीं किया तो 22 में तुझे अरेस्ट किया और डिटेन कर दिया। कहां से कहां तक? 266 से 271। अब एक सरप्राइज बताती हूँ, जब आप कभी भी पढ़ोगे ना 266 से 271 तो इसके साथ लिखो सीपीसी। आप जाके देखना सीपीसी का ऑर्डर नंबर 16A है, ये दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है, जाके चेक करना, एक जैसे प्रोसेस है, थोड़ा बहुत चेंजेस, बाकी पूरा एक जैसा प्रोसेस है। तो मैंने आपको अरेस्ट डिटेंशन किया करके चैप्टर नंबर 23 कहता चलाओ, अब मैं आपकी एविडेंस लेती हूँ, क्योंकि मैंने छोड़ा तो है नहीं आपको, अब मैं आपकी एविडेंस लेती हूँ। तो क्या कहा चैप्टर नंबर 23? एविडेंस एंड इंक्वायरीज इन ट्रायल। ट्रायल में कैसे आपकी एविडेंस लेंगे, इंक्वायरी करेंगे, 272 से 299 तक। जैसे मैंने आपकी इंक्वायरी ली तो 24 के अंदर जनरल प्रोविजंस बताए कि भैया इन चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, 300 से 327 तक। सीआरपीसी के सबसे वेरी इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर है, और वो है चैप्टर नंबर 23 और चैप्टर 24। और 100% हर एग्जाम में प्री और मेन के यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं विद इंटरव्यू, क्योंकि ये जनरल प्रोविजंस बताता पूरी सीआरपीसी चलती कैसे है, पार्डन कब देते हैं, अप्रूवर कौन होता है, सह अपराधी कौन होता है, वो सब चीजें यहाँ पे, अक्यूज की कब प्रेजेंस होगी, कब प्रेजेंस जरूरी नहीं है, अक्यूज की एग्जामिनेशन कब लिए जाएंगे, कब अक्यूज एज ए विटनेस आएगा, सारा की सारी कहानी ये 2 चैप्टर पूरा करते हैं। और देन प से 25, प से पागल, कैसे याद किया, पागल है पागल है पागल है, तो प से 25, प से पागल, 328 से 339। इस पागल की बात करें तो जब तक आप पागल होते हैं ना, आपकी प्रोसीडिंग रुकी हुई रहती है, ठीक वैसे ही जैसे सीपीसी में अपन एक सेक्शन पढ़ा, जब तक तुम बीमार रहते हो प्रोसीडिंग रोक देते हैं, पढ़ा था ना, कहाँ पढ़ा सीपीसी में, आज सुबह ही पढ़ा था अपन ने सीपीसी सेक्शन नंबर 59, याद आया। फिर 26, अब पागल व्यक्ति होगा तो क्या करेगा, कोर्ट के अंदर जज साहब पे जूता फेंक देगा, वकील साहब पे थूक देगा, है ना, गाली गलौज कर लेगा। तो जब वो कोर्ट में ये सब करता है ना, तो कोर्ट का कंटेम्प्ट करता है। तो ये आया तुम्हारा ऑफेंस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस। कहां से कहां तक? 340 से 352। तो आपने होशियारी की, जज साहब को आया गुस्सा, तो 27 पे दे दिया जजमेंट, तो 17 पे खतरा आरोप, और 10 चैप्टर बाद 27 पे आ गए जजमेंट। क्यों जजमेंट खतरा हुआ? क्योंकि आपको दे दिया डेथ सेंटेंस। ये याद करने का तरीका बता रही हूँ ना। तो 27 में हमने जजमेंट दिया, 353 से 365, जज साहब गुस्सा है, दे दिया आपको डेथ सेंटेंस। कहां से कहां तक? 366 से 371। ऐसे तो यहाँ पे डेथ सेंटेंस का कंफर्मेशन है, पर याद करने का तरीका ना कि 27 पे दिया जजमेंट, जजमेंट में दिया डेथ, डेथ देते ही फिर आप कहाँ चले गए? अपील में। देखो जुड़ता है, जजमेंट में डेथ, डेथ में अपील कहाँ किया? 372 से 394। और जिन मैटर में अपील नहीं होती उसमें अपन ने कर दिया रेफरेंस और रिवीजन 395 से 405। अब जब कभी भी आपके दिमाग में आता है, इधर और चीज सिखाती हूँ, तो डेथ सेंटेंस का कंफर्मेशन करा दिया, करवा दो, कोई इशू नहीं। अब आई अपील, अपील सुनते ही आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए और याद करो, अरे भाई सीपीसी में अपील कहाँ पड़ी, फटाक से चैप्टर लिख दो, क्योंकि मेजर एक्ट की चीजें हमेशा को रिलेट करते रहा करो। तो हम सीपीसी में कहाँ पढ़ते हैं? चैप्टर नंबर 7 में। तो लिखो चैप्टर नंबर 7 सीपीसी। और कहां से कहां तक पढ़ते हैं? 96 से लेकर 112 तक। कहां से कहां तक पढ़ते हैं? 96 से 112। फिर आया हमारे पास रेफरेंस और रिवीजन 395 से 405, ठीक है। और उसके बाद आपने कहा जज साहब बहुत हो गया, अब तो अब जज साहब ने आपने जजमेंट भी दे दिया, रिवीजन भी कर ली, फिर भी सजा मिली गई। आप रहने वाले थे बॉम्बे में, जोधपुर में केस चला, आप कहोगे सर मेरा मैटर ट्रांसफर कर दो ना, जिंदगी के लास्ट पड़ाव में मैं बॉम्बे रह लूंगा, तो ट्रांसफर ऑफ
क्रिमिनल केसेस। ठीक है, अब देखो हमने इसको ठीक करते हैं। हमने सेक्शन 13 में आपका जुरिस्डिक्शन ढूंढा था ना 1 और 3 में, इसका उल्टा किया तो क्या बन गया 31। तो 13 में हमने आपका जुरिस्डिक्शन ढूंढा और 31 में हमने आपको ट्रांसफर कर दिया, तो दोनों एक साथ याद हो गए 13 से 31। ठीक है, फिर आया सेक्शन 32 एग्जीक्यूशन। देखो एग्जीक्यूशन सीपीसी में भी होता है, यहाँ पर भी होता है। फिर फाइनली अब आपकी सजा ट्रांसफर हुई, अब आप सजा ले लीजिए एग्जीक्यूशन। फिर आता सस्पेंशन, रेमिशन एंड कमेंसमेंट ऑफ सेंटेंस 413 से 435 तक। अब देखो प्रोविजन आया बेल और बॉन्ड का, यहाँ पे ये प्रोविजन आना चाहिए था 5 के साथ। जब चैप्टर 5 में आपको अरेस्ट करते ना तो 6 में बेल बॉन्ड बैक टू बैक आना चाहिए था, अब इन्होंने यहाँ ला के दिया है। यहाँ पे बेल बॉन्ड 436 से 450, और जब हम आपको पकड़ते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, फिर उस प्रॉपर्टी को रखते हैं जब तो पूरा प्रोसीजर नहीं होता है। प्रोसेस होते प्रॉपर्टी डिस्पोजल कर लेते हैं, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी 451 से 459। अब बताओ ये पूरी प्रोसीडिंग किसने की? जज साहब ने। जज साहब कौन है? मनुष्य। मनुष्य से गलती हो सकती ना, तो कभी कभी प्रॉपर्टीज इरेगुलर भी हो सकती, कभी रेगुलर, तो कहता इरेगुलर प्रोसीडिंग 460 से 466। यहां से एमपीएडीजी का सवाल आया कि कोई 5 इरेगुलरिटीज लिखिए, ये टोटल कितनी 17 है, 17 में से 5 लिखनी थी, तो बड़ा आराम से कर लिया, कोई इशू नहीं था। 460 से 466 था। अब इरेगुलरिटीज हुई तो आपको ऑब्जेक्शन करना था, हर एक चीज का समय होता है लिमिटेशन। सीपीसी के अंदर तो लिमिटेशन एक्ट लगता है, और सीआरपीसी में लिमिटेशन यहाँ पे लगता है। तो क्रिमिनल का लिमिटेशन इसी में दिया हुआ है, और सीपीसी का लिमिटेशन एक्ट 1963 में आता है 467 से 473, और सब कुछ खत्म मिसलेनियस 474 से 484। इसको मैंने 3 भागों में बना रखा है। कैसे बना रखा है? 17 पे खतरा चार्ज, 27 पे खतरा जजमेंट, और 37 पे भी खतरा। पूरी सीआरपीसी होगी, समझ में कुछ नहीं आया, वो भी खतरा। तो याद हो गया 17 पे खतरा चार्ज, 27 पे खतरा जजमेंट, और 37 पे खतरा सीआरपीसी मिसलेनियस, खत्म हो गई। तो अब देखा होगा आपने कि पूरे चैप्टर, हर एक चैप्टर दूसरे में से, दूसरा चैप्टर तीसरे में से निकला हुआ है। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ। एक काम करो, बैरेक निकालो, इंडेक्स निकालो, चैप्टर 20 और 34 देखो, 20 और 34 देखो, उसमें क्या कॉमन दिख रहा है। देखो 20 में लिखा हुआ है 251 से 259, और 34 में लिखा हुआ है 451 से 459, दिख रहा है। अब मैंने क्या किया बेटा, उपासना पॉसिबल थोड़ी है, हमको कंप्यूटर तो है नहीं कि सब चीजें एक साथ याद हो जाए। मैंने चीजें पढ़ते पढ़ते अरे यार एक जैसी है, इसको याद कर लेते, ऐसे करके याद कर लिया कि 20 और 34 क्यों याद हो गया, 51 से 59, 51 से 59, एक 2 से है, एक 4 से। ये सब क्यों हुआ? मैं सिर्फ पढ़ती थी। 2015-16 मेरी लाइफ में पूरा टाइम पढ़ना ही निकला, और उन सबसे चीजें दिखती गई, अच्छा ये ऐसे, ओके इसको जोड़ लेती हूँ, ये ऐसे इसको जोड़ लेती हूँ। आगे चलते, आइए चैप्टर 7A और 21A पे आओ। 7A और 21A जाके देखो, वो भी ए से एल तक है, वो भी ए से एल तक है, चेक करो, ए से एल है ना, सरप्राइज वाली बात। आगे चलो 22 और 28 को देखो, 22 और 28 को देखो, 22 है 266 से 271, और 28 है 366 से 371, है ना। तो ऐसे जोड़े बना दो, तो जोड़े बनाने से चीजें याद हो जाती है। बना लिया। अब एक और चीज सिखाती हूं, इधर आओ, ये तो कर लिया। अब देखो 5 के साथ किसको पढ़ना है, 31 को, 33 को। क्यों? 5 में अरेस्ट किया, 33 में मैंने बेल दे दी ना, फिर याद हो गया। फिर 13 के साथ उल्टा कर दो 31, क्यों? 13 में हमने जुडिक्शन देखा, 31 में ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसे करते ना, तो कई बार कहते ना, कुछ बच्चे कहते हैं मैडम ऐसे लाइन से तो मुझे याद हो जाता है, पर मुझे बीच बीच में से याद नहीं होता है। तो ये लो, आपको बीच बीच में से याद करना भी बता दिया आज मैंने, कि चीजों को जब पढ़ने बैठो ना, तो ये डायरेक्ट आपके हाथ में है, तो पेन आपके हाथ में होना चाहिए, और ऐसे ऐसे करके पढ़ना चाहिए हमेशा, ये हमेशा ध्यान रखना। अपन क्या करते हैं, और वो क्या पढ़ा कहां गया पता ही नहीं चला। पेन हाथ में हो, टक होते रहे, जरूरत पड़े तो हर 3 महीने बैरेक चेंज करो, कोई इश्यू नहीं है, पर पेन और कॉपी हमेशा हाथ में रहे। वो करते हुए पढ़ो, नींद आ जाए वो करते पढ़ो, एक टेबल ऊपर रखो, बस जैसे पढ़ा, आया किया, वापस वो करने लगे, फिर आया गया। इतने पैसे खर्च किए, पोडियम खरीद लो या एक व्हाइट बोर्ड खरीद लो, आते जाते पढ़ा, यहाँ पे लिख दिया। तो मैं बोर्ड पे इसलिए भरोसा नहीं करती, रजिस्टर भरो, आपको पता तो चलेगा आपने अपने जीवन में कितनी मेहनत की, कितने पेन खाली किए, ये सब आपका जीवन का अचीवमेंट है।
जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ये अचीवमेंट होगा आपके जीवन का। इतने रजिस्टर भरे, इतने पेन खाली किए, जीवन में कभी शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। तो इतना बड़ा चैप्टराइजेशन है, बहुत ईजी। तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस का ये वीडियो जो आपने देखा, ये लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, 0 से Z तक पढ़ाते हैं, एक एक लाइन, एक एक शब्द सिखाया जाता है, समझाया जाता है। मैं नहीं कहती मैं आपका सिलेक्शन कराऊंगी, पर मैं ये कहती हूँ कि आपका फाउंडेशन बेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग करूँगी। आप LLB के साथ ही ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में भी कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हाउसवाइफ है तो भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप एक मदर है तब भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम एक एक लाइन, एक एक शब्द को पढ़ते हैं। और वो कोई भी आएगा, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा आएगा, चाहे लॉ पास आउट बच्चा आएगा, चाहे 6 साल पहले जिसने लॉ कर रखी, चाहे 8 साल पहले लॉ करी, सबके लिए इक्वल स्टडी चलेगी और एक एक लाइन आपको पढ़ाई जाएगी। बस शर्त ये है कि जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो पहले से आपको पढ़ के रीडिंग करके बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉलेज में हम पूरा डिटेल पढ़ते नहीं है, या गैप के बाद हम पढ़ नहीं पाते हैं। अगर आप रोज का एडवांस सिर्फ रीडिंग करके आना, रटना नहीं है, तो जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगी वो उसको जल्दी समझ में आएगा। थोड़ा आपको स्पीड रखना पड़ेगा, क्योंकि जुडिशरी में सेलेक्ट होना है तो बहुत धीरे नहीं है कि मैं तो अपनी CRPC 6 महीने में खत्म करूंगी। क्यों भाई? मैं मेरी CRPC 6 महीने में 5 बार पढ़ूंगी, ये टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे फाउंडेशन बेस चलते हैं इंडिया के सारे स्टेट के, लोअर जुडिशरी के, हायर जुडिशरी के। अब तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। क्लासेस की जानकारी के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।